अब हम लोग आएंगे उसके क्या न्यूक्लियस पे, उसके क्रोमोजोम पे, फिर यू प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस और क्रोमोजोम पे, और फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको बहुत मस्त क्लियर होगा। इस पे क्वेश्चन उठता है, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा पीवाईक्यू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे, तब आपको पता चलेगा इस पे कितना क्वेश्चन उठता है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। तो आपको ये याद रखना है ये चारों नाम की, ये चारों नाम हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये चारों नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और नाम होता है जिसे आप लोग याद कर लीजिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और नाम क्या हो जाता है? साइनोबैक्टीरिया हो जाता है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह कभी क्वेश्चन में साइनोबैक्टीरिया लिखा रहेगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका वहां से वो क्वेश्चन छूट गया। तो हमारा चार क्या होता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब माइकोप्लाज्मा में हमारा सेल वॉल नहीं होता है, तो यहाँ से एक और पॉइंट आप लोग नोट में लिख के डालिए, ऐसे नोट जैसे 10th क्लास में नोट्स बनाते होंगे, और यहाँ पे लिखिए कि ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल। सभी प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल होता है, लेकिन सिर्फ माइकोप्लाज्मा जो एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, उसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो क्या लिखना है कि ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल, सभी प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल है, लेकिन एक माइकोप्लाज्मा ही है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। और ये पीपीएलओ जो है टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है, तो इसके पास भी सेल वॉल नहीं है और इसके पास भी क्या है? सेल वॉल नहीं है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्लूइडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्लूइडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन डिटेल आपको इसमें जाना नहीं है। अब जैसे कैटल जैसे कैटल काऊ ये हो सकता है, तो कैटल के लंग्स के फ्लूइड में जब देखा गया, कैटल के लंग्स के फ्लूइड में देखा गया, तो पता चला कि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो वो कौन था? वो हमारा निमोनिया। वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा था? निमोनिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। जब हमारा कैटल के लंग्स के फ्लूइड में देखा गया, तो देखा गया कि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है? निमोनिया। तो यहाँ से हमारा क्या आया? फ्लूइडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और वही इसका नाम पड़ा पीपीएलओ। तो ये सब तो आपको मेन याद नहीं रखना है, लेकिन इसका मेन क्या याद रखना है? इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जो एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है। तो ये आपको जरूरी है, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी लग रहा है पिछले साल में नीट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पीपीएलओ का आपको साइज याद रखना है 0.1 माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्मा का साइज याद रखना है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये हो गया बैक्टीरिया सेल में हमें क्या याद रखना है? बैक्टीरिया याद रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना है, माइकोप्लाज्मा याद रखना है और पीपीएलओ याद रखना है। माइकोप्लाज्मा क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट सेल है, और क्या याद रखना है? उसमें सेल वॉल नहीं होता है। नोट में क्या लिखे हैं? सभी प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल होता है, तो हाँ, लेकिन एक्सेप्शन कौन है? माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। और पीपीएलओ को क्यों नहीं अलग से लिख रहे हैं? क्योंकि माइकोप्लाज्मा का टाइप क्या है? पीपीएलओ है। तो इस दोनों में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लूइडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब सबसे पहले शेप ऑफ बैक्टीरिया में चलते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक में देखा, बैक्टीरिया देखा, अब हम लोग क्या चलते हैं? बैक्टीरिया के शेप में चलते हैं। तो ये आपको नोट्स का चिंता नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे पूरा ध्यान से समझना है। नोट्स तो मेरा अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में और पढ़ाने से पहले भी मैं डाल देता हूँ। अब ये हमारा क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया के कितने टाइप होते हैं? बैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया के अनुसार बैक्टीरिया के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। शेप किसकी बात कर रहे हैं? शेप ऑफ बैक्टीरिया के अनुसार बैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हमारा होता है कोकस, फिर बैसिलस होता है, फिर विब्रियो होता है, और फिर स्पाइडिलियम होता है। ओके, इसमें हमारा स्पाइडल शेप का होता है, इसमें हमारा कॉमा शेप का होता है, तो मैं शेप भी बनाते चलता हूँ। स्पाइडियम, इसमें हमारा रॉड शेप का होता है, और इसमें हमारा कॉकस में स्फेरिकल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है?
स्फेरिकल शेप का होता है। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया के अनुसार बैक्टीरिया को 4 पार्ट में बांटा गया है, कोकस, बैसिलस, विवरियो और स्पाइडिलियम। कोकस हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, बैसिलियस हमारा रॉड शेप का होता है, विवरियो हमारा कॉमन शेप का होता है, स्पाइडिलियम हमारा क्या होता है, स्पाइडल शेप का होता है। किस शेप का होता है, स्पाइडल शेप का होता है। लेकिन अगर इसमें से पूछ दे कि मोस्ट कॉमन शेप कौन होता है, तो ये शेप ऑफ द बैक्टीरिया हो गया। अब मोस्ट कॉमन शेप आपको थोड़ा नहीं जचा होगा। जैसे आपके घर में 60 आदमी है, किसी का हाइट है 5.5, किसी का 5.6 फीट, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 6, ऐसे है। लेकिन अब मैं आके पूछा मोस्ट कॉमन क्या है, मतलब अधिकतर लोग का क्या है, तो अधिकतर लोग का है 5.5। तो मोस्ट कॉमन शेप कौन है बैक्टीरिया का, तो मोस्ट कॉमन शेप है बैक्टीरिया का ये बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया। बैसिलस जो रॉड शेप का होता है, बैसिलस हमारा मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया का। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया 4 है, जिसमें से मोस्ट कॉमन हमारा क्या है, बैक्टीरिया। अब एक नोट डाल के आपने क्या लिखा है कि ऑल प्रोकार्योटिक हैव सेल वॉल, लेकिन एक माइकोप्लाज्मा ही है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। अब फिर आपको ऐसे ही फिर से नोट डालना है, और इसके बाद नोट्स में क्या लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नोट्स में लिखवा रहा हूँ मैं, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकार्योटिक फंडामेंटली सिमिलर बट एग्जिबिट डिफरेंट शेप एंड फंक्शन। अभी मैं मतलब समझाता हूँ, पहले बार लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकार्योटिक फंडामेंटली सिमिलर बट एग्जिबिट डिफरेंट शेप एंड फंक्शन। प्रोकार्योटिक जो होता है फंडामेंटली तो सिमिलर होता है, उसमें सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और जो होता है, लेकिन उसका क्या होता है, शेप अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है। तो वही यहाँ पे लिखना चाह रहा है कि ऑल प्रोकार्योटिक हैव फंडामेंटली सिमिलर। सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकार्योटिक तो फंडामेंटली सिमिलर होता है, प्रोकार्योटिक का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन सभी क्या करता है, एग्जिबिट डिफरेंट शेप एग्जिबिट करता है और डिफरेंट फंक्शन को एग्जिबिट करता है। तो ये था हमारा प्रोकार्योटिक सेल। अब ये प्रोकार्योटिक सेल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये प्रोकार्योटिक सेल डिस्कस किए, फिर हम लोग प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस, प्रोकार्योटिक क्रोमोसोम पे जाएंगे, फिर हम लोग यूकार्योटिक सेल डिस्कस करेंगे, फिर यूकार्योटिक क्रोमोसोम और यूकार्योटिक न्यूक्लियस पे जाएंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम गजब का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए, तो एक बार इसको क्विक रिकैप करते हैं। तो हमारा प्रोकार्योटिक में मोस्ट हमें क्या याद रखना है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और ये टाइप माइकोप्लाज्मा का टाइप क्या है, पीपीएलओ है, फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद शेप ऑफ बैक्टीरिया को कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया, कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइडिलियम। कोकस स्फेरिकल शेप का होता है, बैसिलस रॉड शेप का होता है, विब्रियो कॉमन शेप का, स्पाइडिलियम स्पाइडल शेप का होता है, और बैसिलस जो हमारा सबसे कॉमन शेप में आता है। और फिर एक और नोट डाल के हमने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकार्योटिक फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन एग्जिबिट क्या करता है, डिफरेंट शेप एंड फंक्शन को एग्जिबिट करता है। अब हमारा ये प्रोकार्योटिक तो क्लियर हो गया, अब हम लोग यूकार्योटिक सेल पे आएंगे। अब हम लोग देखते हैं यूकार्योटिक सेल। तो अभी हमने प्रोकार्योटिक सेल देखा, यूकार्योटिक सेल, और फिर हम लोग उसके साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये सब पे जाएंगे, और फिर डिफरेंस की बात करेंगे। तो हम लोग यूकार्योटिक सेल पे आते हैं। तो यूकार्योटिक सेल का सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे उसमें लिखे थे क्या, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सब हमारा क्या हो गया, यूकार्योटिक का एग्जांपल हो गया। तो सबसे पहले आपने प्रोटिस्टा देखा, तो आपको याद आया होगा कि जब हम लोग स्टार्टिंग सेल एंड सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ाया था। तो उसमें यूनिसेलुलर में हमने प्रोटिस्टा लिखा था। तो अब बहुत बच्चों के माइंड में ये बैठ जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकार्योटिक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकार्योटिक, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल तो यूकार्योटिक होता है। तो ऐसा नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हमारा यूकार्योटिक हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखना कि प्रोटिस्टा हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये हमारा क्या है, यूकार्योटिक सेल है। तो यूकार्योटिक सेल का एग्जांपल हमने क्या लिखा, इतना ही याद कीजिए, एनफ है आपके लिए, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नया शब्द मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन।
कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म को बांटा जाता है। कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म को बांटा जाता है। अब इसका मतलब हम लोग नहीं समझे तो समझिए, यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसकी वजह से उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब उसका साइटोप्लाज्म हमारा बटा होता है भागों में, कंपार्टमेंट में। तो यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, हाँ होता है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जिसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से ये हमारा इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तो क्या प्रोकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा? तो ओवरव्यू ऑफ सेल में पढ़ा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन हमारा प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा क्या था, प्रोकैरियोटिक। और आपको याद रखना है तो रख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स लोकोमेंट्री और साइटोस्केलेटन हमारा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक, बस इतना ही, हाँ बस इतना ही। लेकिन अब हम लोग आएंगे उसके क्या, न्यूक्लियस पे, उसके क्रोमोजोम पे, फिर प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस और क्रोमोजोम पे, और फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको बहुत मस्त क्लियर होगा। इस पे क्वेश्चन उठता है, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा PYQ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे, तब आपको पता चलेगा इस पर कितना क्वेश्चन उठता है। क्विक रिकॉप करते हैं, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटिस्टा है, प्लांट है, एनिमल है, फंगी है। क्या उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, तो हाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। क्या यूकैरियोटिक में ऐसा, प्रोकैरियोटिक में ऐसा होता है, नहीं, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हम लोग क्या, इस कॉम्प्लेक्स लोकोमेंट्री और साइटोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में हमारा नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक डिस्कस कर लिया, यूकैरियोटिक डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। आई होप आपको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा कि हम लोग किस फ्लो में चल रहा है। फ्लो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर आप फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपका फ्लो टूटा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो डायग्राम हमें बहुत कुछ बताता है उसके बारे में। तो सबसे पहले ये हमें क्या दिख रहा है, डबल लेयर दिख रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर बाउंडेड होता है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक का सिंगल लेयर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर बाउंडेड होता है। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, डबल होता है। अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है न्यूक्लियोलस। क्या है गाइस, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। तो अब न्यूक्लियोलस क्या होता है ये हमें अभी नहीं देखना है, आने वाले चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियोलस समझ लेंगे कि आखिर ये न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो ये न्यूक्लियस में हमारा डबल लेयर होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हमारा है क्रोमोजोम। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस डबल लेयर होता है, बाहर वाला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाला इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें एक न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, और जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डीएनए। ये क्या है, क्रोमोजोम के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। ये हमारा क्रोमोजोम है। फुल एक क्रोमोजोम का मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्रोमोजोम। अब यहाँ पे फुल क्रोमोजोम का डायग्राम बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ओके, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। तो कोई पूछे कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में हमारा डीएनए कैसा होता है, तो डबल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर होता है,
क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए होता है। इसी में हमारा स्मॉल मतलब इसी पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है जो हमारा क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए का काम करता है। और ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेसिक नेचर। और इसी पे थोड़ा सा अमाउंट में ज़्यादा इसमें अमाउंट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और कुछ स्मॉल अमाउंट में होता है आरएनए। और यही चारों मिलके क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, बस इतना ही है, बस ध्यान से सुनिए। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस डबल लेयर बाउंडेड होता है या सिंगल लेयर बाउंडेड होता है। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस डबल लेयर बाउंडेड होता है, बाहर वालों को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वालों को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के और अलावा उसके क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। तो यहाँ पे हमारा लार्ज डायग्राम है क्रोमोजोम का। तो क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर। डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड, आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं याद रहेगा तो डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड। और उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है जो बेसिक इन नेचर होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये आरएनए है। और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होता है। और यही चारों मिलकर क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब मैं आपको एक कुछ समझिए ये फैक्ट समझाता हूँ। डीएनए क्या है, 2.2 मीटर का है। और न्यूक्लियस का साइज क्या है, 10⁻⁻6 मीटर। मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, मतलब यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। यूकैरियोटिक मतलब प्लांट एनिमल के अंदर, प्लांट एनिमल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो डीएनए का साइज जो है 10⁻⁻6 मीटर है। और डीएनए सॉरी न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻6 मीटर है और डीएनए का साइज 2.2 मीटर है। तो आखिर ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आया कैसे, ये तो साइज में बड़ा है। तो ये हमारा फोल्डिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, फोल्डिंग में होता है। अगर एक सूटकेस जितना साइज का होता है उससे ज़्यादा आप उसमें सामान रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि आप उसमें हरी कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं। तो वैसे ही डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर फोल्डिंग स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे साइज में बड़ा होने के बावजूद भी ये हमारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब हम लोग आएंगे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पे। अब हम लोग यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को। मेरी राइटिंग खराब है लेकिन मैं अपना नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स। तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को देखेंगे। तो ये मैंने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले ये क्या है, सेल है। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे हमें न्यूक्लियस तो कुछ नहीं दिख रहा है, हमारा क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस हमारा नहीं दिख रहा है। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस लिखिए, पहला पॉइंट बना के ये लिखिए कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियस जो होता है नॉट वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब हमने जाना था कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस डबल लेयर्ड होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। सबसे पहले ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। और जो हमने वहाँ पे न्यूक्लियोलस देखा था, जो बोले थे आगे पढ़ेंगे, इसमें वो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, वो भी इसमें नहीं है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं है। तो क्या इसमें डीएनए है, तो ये हमारा क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। मतलब इनमें डीएनए तो प्रेजेंट है, इतना तो है इनमें डीएनए प्रेजेंट है। तो क्या इनमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जैसे उसमें हमारा डीएनए क्रोमोजोम और क्रोमोजोम से हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। तो क्या इसमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, नहीं, इसमें हमारा डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि डीएनए प्रेजेंट इन कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट है। अब इसके क्रोमोजोम को स्ट्रक्चर को देखेंगे, कहाँ होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। तो अब ये हम लोग क्रोमोजोम एक, पहले हम बाहर इसका डायग्राम बना लेते हैं, यार रुके, यहाँ से इसी को प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके जैसे उसका हम लोग क्रोमोजोम का पूरा डायग्राम बनाए थे, वैसे इसका बनाएंगे। और अंत में मैं रिकैप दूंगा, जो
टॉपिक पढ़ा है उसके बाद रिकैप मेरा चलता है। तो इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें लीनियर की जगह सर्कुलर होता है और नेकेड डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए मतलब क्या होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है ही नहीं, क्योंकि ये क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जैसे उसमें क्या था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, लेकिन इसमें क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है इसको नेकेड कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और नेकेड डीएनए है। उसका कैसा डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए था। ओके, अब इसमें भी हमारा क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ये हिस्टोन प्रोटीन कहाँ गया। तो इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, और उसमें क्या था, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर में था और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक इन नेचर था। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारा क्या है, इसमें बेसिक इन नेचर में है। और यहाँ पे हमारा क्या है, स्मॉल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट है, इसमें भी हमारा स्मॉल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट है। और ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, और यही मिलके हमारा बना देता है क्रोमोसोम। और इस पूरे को क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको समझना नहीं है, ये आगे समझना है। तो यहाँ पे इस पूरे को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे क्रोमोसोम मैंने डायग्राम बता दिया, तो क्या फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है या ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम तो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकारियोटिक में, और यहाँ पे ये तो पूरा साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ है। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ट्रू क्रोमोसोम क्या होता है, ट्रू क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है। ट्रू क्रोमोसोम हमारा नहीं प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को एकदम दिमाग में बैठाते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का डीएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो मेरे साथ एकदम रिकॉल करते चाहिए, प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब उसके बाद इसका क्रोमोसोम को समझते हैं। तो क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है और नेकेड डीएनए होता है। और उसका डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन बेसिक इन नेचर में होता है। लेकिन यूकारियोटिक में नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक इन नेचर में होता है, आरएनए होता है, और ये सब मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। तो क्या ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, नहीं, ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अच्छा ठीक है, क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। क्या इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, नहीं, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्या इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नहीं, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमारा क्या था, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस था। किया अब हम लोग, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और बहुत बड़े डिफरेंस को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन खींचना है ऐसे, यहाँ पे लिखना है प्रोकैरियोटिक। ओहो, यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलता है मुझे। यहाँ पे लिखना है एक्सटर्नल, थोड़ा सा कमी आ सकता है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा उससे आगे नहीं आ सकता, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो प्लीज़ मेरे पढ़ाई को देखिए। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखिए, और यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सीरीज बाय डालिए। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आई होप आपको यहाँ से भी सब कुछ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक इसको इसमें जितना डिफरेंस है वो सब डिफरेंस याद रखना है। तो अब सब डिफरेंस इस नाम के साथ कि ये है, ये है। अब इसमें क्या डिफरेंस है जो भी लिखा होगा, जैसे हमारा क्या होता है साइज में, डिवीजन में, अब सब में याद रखना है किसमें कैसे होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझिए, ये एक ट्रिक की तरह याद रख लीजिए। इस DM RCB, अभी IPL का मैच चल रहा है, तो RCB की जगह याद कर लीजिए RCD, SDM RCD, जिससे आपको ये फ्लो याद हो जाएगा। तो ये तो आपको बहुत आसान है, ये आपको याद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले साइज की बात करते हैं। तो साइज में हमारा प्रोकैरियोटिक स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक हमारा लार्ज होता है। अब डिवीजन ये फास्ट करता है कि डिवीजन ये फास्ट करता है। डिवीजन हमारा प्रोकैरियोटिक फास्ट करता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक, और हमारा प्रोकैरियोटिक में फास्ट डिवीजन होता है, यूकैरियोटिक में स्लो डिवीजन होता है। और SDM से क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। M से हमारा क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, जिसमें हम लोग सेल ऑर्गेनल, तो वो हमारा क्या हो गया, इसमें एब्सेंट
एब्सेंट को मैं ऐसे मान रहा हूँ, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब एसडीएम और बीच में जो है, मैं वो ट्रिक नहीं है, आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे कैसे बताता हूँ, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये तो आपको नॉर्मल से याद हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, ये बहुत अच्छा से क्लियर किया होगा, अभी तक आपको याद होना चाहिए। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारा दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर में हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर में हो जाएगा। न्यूक्लियस तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने डायग्राम के थ्रू समझाया था, इसमें नहीं एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। तो अभी तक क्या देखे, एसटीएम साइज किसका बड़ा, प्रोकैरियोटिक का छोटा, यूकैरियोटिक का बड़ा। डिवीजन इसमें फास्ट होता है, उसमें स्लो होता है। इसमें मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक, उसमें मतलब यूकैरियोटिक। एसडीएम एम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग एसडीएम के बाद चलेंगे आरसीडी। यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, राइबोजोम क्या होता है, राइबोजोम हमारा इसमें प्रेजेंट होता है। 70 एज का होता है, और इसमें 70 एज और 80 एज दोनों का राइबोजोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे राइबोजोम दोनों में प्रेजेंट होता है, इसमें 70 एज का, और इसमें 70 एज और 80 एज दोनों का राइबोजोम प्रेजेंट होता है। अब सी से हम लोग समझते हैं सेंट्रोसोम। आई होप कहीं इसके नीचे का बोर्ड नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसी के बीच में लिखूंगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो इसमें पता ही है एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सी से सेंट्रोसोम, सी से और होता है, हाँ, तो सी से हमारा होता है क्रोमोजोम। तो इसमें क्या होता है, फॉल्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, और इसमें हमारा ट्रू क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। इसमें ट्रू क्रोमोजोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आर सी और आप सी से और डी से हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर डीएनए होता है। अब आर सी से हो गया, और डी से हमारा और तो कुछ बचा नहीं। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ। तो एसडीएम आरसीडी से आप लोग सब कुछ याद कर सकते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि आप लोग इसमें अभी क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अपने डिवीजन कैसे देखा। एसडीएम आरसीडी के साइज, इसमें छोटा उसमें बड़ा, डिवीजन इसमें फास्ट उसमें स्लो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट प्रेजेंट, और क्या हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट उसमें प्रेजेंट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों में प्रेजेंट, लेकिन इसमें बेसिक इन नेचर, उसमें हमारा एसिडिक इन नेचर। उसके बाद एचडीएम का काम खत्म हुआ था। क्रोमोजोम दोनों में, राइबोजोम दोनों में प्रेजेंट। 70 एज का उसमें 70 एज 80 एज दोनों का। सेंट्रोसोम हमारा इसमें एब्सेंट उसमें प्रेजेंट। क्रोमोजोम इसमें भी प्रेजेंट, फॉल्स क्रोमोजोम इसमें प्रेजेंट, उसमें ट्रू क्रोमोजोम प्रेजेंट। और डी से हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, नेकेड क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड, और लीनियर डीएनए। तो आई होप थोड़ा सा ये लेक्चर स्पीड रहा होगा, लेकिन आई होप मैंने इतना बार रिकैप रिवीजन करवाया है कि आपको अभी सब कुछ याद हो गया होगा। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज मैं जो पढ़ा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ एक वैल्यूएबल कमेंट छोड़ के जाइएगा, क्योंकि वो हमारे पढ़ाने का बहुत बड़ा इंस्पायरेशन होता है। तो थैंक यू एवरीवन।